हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। किसी भी मौके के लिए तैयार रहना ही सफलता की कुंजी है, सफलता का रहस्य है। इतना अभ्यास कीजिए कि आप निडर हो जाएं किसी भी प्रश्न का, किसी भी क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए, जवाब देने के लिए। और ये मुमकिन होगा अभ्यास से, प्रैक्टिस से और उत्साह से, क्योंकि जितना सकारात्मक पॉजिटिव माइंडसेट होगा आपका, उतना ही आप सफलता के करीब होंगे। और जितना आप अभ्यास बढ़ाएंगे उतना ही सफलता को करीब पाएंगे। तो आपकी प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए आरआरबी एनटीपीसी 2025 के एग्जाम में रीजनिंग सेक्शन में आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए, बढ़ाने के लिए आज बहुत ही धमाकेदार और जबरदस्त सेशन हम करने वाले हैं। एडवांस लेवल की प्रैक्टिस करने वाले हैं रीजनिंग सेक्शन में। संभावित पेपर, जो पेपर आ सकता है एडवांस लेवल तक का, उससे यानी कि एग्जाम से पहले एग्जाम की आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए विजय भव का आशीर्वाद लेते हैं श्री गणेश जी से और शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। दिए हुए समय के अनुसार ही इसको सॉल्व करना है, उसी समय के अंतर्गत बीच में आपने टाइम ड्यूरेशन में ही इसको कोशिश करनी है जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की। तो चलिए पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका टाइमर स्टार्ट। चलिए क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। तो हमें यहाँ पे सिलॉक्स का क्वेश्चन है सबसे पहले सामने। तो दिया हुआ है यहाँ पे आल क्रेन्स आर बियर। तो सबसे पहले आल, ये हो गया क्रेन्स, और ये हो गया बियर। ऑल क्रेन्स आर बियर, सम टाइगर आर क्रेन। तो यहाँ पे सम, ये हो गया टाइगर आर क्रेन। ऑल जैकॉल्स आर टाइगर। जितने भी जैकॉल हैं वो क्या हैं, टाइगर हैं। तो यानी कि जैकॉल कहाँ आएगा, टाइगर के यहाँ पे अंदर, इसके बीच में। अब देखते हैं कंक्लूजन, सम बियर्स आर टाइगर। कुछ बियर यहाँ पे टाइगर है, जी हाँ बिल्कुल है यहाँ पे। उसके बाद ऑल जैकॉल्स आर बियर। जैकॉल और बियर में देखिए बिल्कुल भी ये इसके बाउंड्री के बाहर है, ये बिल्कुल नहीं आएगा। सम जैकॉल्स आर बियर, जैकाल और बियर में फिर से देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी कोई रिश्ता नहीं है दोनों में। तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस इसका सही जवाब होगा। ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये दोनों का आपस में रिलेशन है, इन दोनों का आपस में रिलेशन है, ये चीज इनको अलग करती है। और यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसका किसके साथ, इसके साथ रिलेशन किस तरह बनेगा। यानी कि इनका इनके साथ जो रिलेशन है, इनके इनके साथ जो रिलेशन है, सेम वही रिलेशन इसका बनेगा यहाँ पे जो आएगा। अब यहाँ पे देखिए तीनों में ओ ओ ओ है। ओ के बाद पी आ गया, यानी कि +1 किया तो पी आ गया। 15 होता है ओ का, और पी का क्या होता है 16 होता है, तो +1 किया। 15 में अगर दो जोड़ा, 15 में दो जोड़ा तो 17 आ गया, यानी कि क्यू आ गया। 15 में अगर तीन जोड़ा, 15 में अगर तीन जोड़ा तो कितना आ गया, 18 आ गया, यानी कि आर आ गया। यानी कि ओ से +1 +2 +3 हो रहा है। अब यहाँ से भी हमने यहाँ जाना है, तो इसलिए पहले यहाँ से 1 जोड़ेंगे तो क्या आ गया, एफ आ गया। उसके बाद एन से 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एन के बाद पी आ जाएगा, एन ओ पी। ठीक है, उसके बाद आई से जोड़ेंगे, यानी कि 3 जोड़ने अब तो क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, यानी कि एफ पी एल, ऑप्शन सी।
इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये रहा तीसरा क्वेश्चन आपके सामने एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो यहाँ पे एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में, यानी कि एक निश्चित कोड भाषा में हमें ये वर्ड दिया हुआ है और ये इसका कोड दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है BOUDIN का कोड। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो BOU सेम वर्ड, यहाँ पे भी 3 लेटर सेम है, यहाँ पे भी 3 लेटर सेम है, मतलब कि इन तीनों का जो कोड होगा यहाँ पे वही कोड आएगा। तो यहाँ पे अब देखिए AJYSKZ कहाँ, 3 ऐसे कौन से हैं जो यहाँ रिपीट हो रहे हैं। देखिए AJY तो यहाँ कहीं है ही नहीं, लेकिन SKZ देखो यहाँ पे भी SKZ, इसका मतलब यहाँ पे भी SKZ, मतलब ये दोनों B और D एलिमिनेशन से दोनों बाहर हो गए। अब बचा हमारे पास क्या है, BOU। ठीक है, BOU का इसका मतलब हमें पता है इसका क्या होता है, SKZ। BOU का SKZ है। और CLE का क्या बचा, AJY। तो हमने ये देखना है, A से देखो E तक गया होगा और Y से Z जब जाएगा, Y के बाद Z, फिर ABC आया होगा। इसका मतलब क्या है, A अगर 1 है तो B कितना है, E कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, 1 से +4 हुआ, यहाँ पे +4 हुआ, और यहाँ पे Y का नंबर कितना होता है, 25 होता है। उसके बाद 26, और उसके बाद कितना है, यानी कि सीधा इसको देखते हैं 25 और ये रखते हैं 3। तो ये यहाँ से कितना हो रहा है, यहाँ पे 3 जुड़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 3 जुड़ रहे हैं ना यहाँ पे, 25 के बाद 1 26 और 2, यानी 2 जुड़ रहे हैं यहाँ पे। तो 2 यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो +4 और +2 हो रहा है। तो वही चीज देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें कौन सा निकालना है, DIN का हमें निकालना है। अब यहाँ पे देखिए D का क्या होता है, D का 4 होता है, और N का कितना होता है, N का होता है 13। N का 13 ही होता है ना, 15 N का होता है 14, क्योंकि O का कितना होता है, O का 15 होता है। तो N का कितना हो गया, 14 हो गया। अब 4 से, अब एन से देखो पीछे आओ, पहले एन से क्या करेंगे, पीछे आएंगे, क्योंकि सी से ये कहाँ गया था, पीछे आया था, और ई से भी पीछे आया था। तो एन से पीछे आएंगे, तो हमें एन से कितना पीछे आना है, 4 पीछे आना है। 4 पीछे आएंगे तो क्या आएगा, 10, यानी कि जे आएगा। और 4 से भी अगर हम पीछे आएंगे, अगर हम डी से पीछे आएंगे 4, तो क्या आएगा, जेड आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब जे और जेड आना चाहिए। तो स्टार्टिंग में जे और जेड कहाँ पे है, ये यहाँ इन दोनों में जेड है, बीच वाले को निकालने की जरूरत नहीं है। सीधा ऑप्शन क्या है, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सी ऑप्शन हमारा इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो अब हम चौथे क्वेश्चन पे आ चुके हैं और हमसे ये रिलेशनशिप पूछ रहा है इंडियंस, डॉक्टर्स और वुमेन का वेन डायग्राम पूछा है, किस हिसाब से बनेगी। अब देखो पूरे दुनिया में इंडियंस हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में इंडियंस हैं, ये रहा इंडियंस का एक सर्कल। उसके बाद अब डॉक्टर्स,
पूरी दुनिया में जितने भी डॉक्टर्स हैं उसमें से कुछ इंडियंस भी तो हैं। तो ये आ गया डॉक्टर्स का सर्कल, ये हो गया इंडियंस का, ये हो गया डॉक्टर्स का। अब वुमेन, पूरी दुनिया में औरतें हैं, उसमें से कुछ औरतें इंडियन भी हैं और कुछ डॉक्टर भी हैं, तो तीसरे आ गया ये सर्कल वुमेन्स का। तो इसका रिलेटेड कौन सा सर्कल है यहाँ पे, वेन डायग्राम है, ये ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी यहाँ पे आकृति आएगी, कौन सी यहाँ पे फिगर आएगी, वो हमें पता करनी है। पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, तो पांचवी यहाँ पे कौन सी आएगी, इन ऑप्शंस में से हमें पता करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ये देखो, इसको देखो, ये यहाँ पे था पहले, फिर ये ऊपर आया, फिर ये और ऊपर गया, अब ये सेंटर में आया, अब ये कहाँ आएगा, अब ये यहाँ आएगा, अब ये कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नहीं है ये, यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है, खाली ये यही है। तो सिर्फ एक से ही हम पकड़ के बता सकते हैं, बाकी हमें देखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। बाकी ये देखो, ये यहाँ पे है, ये नीचे जा रहा है, अब ये बीच में आया, ये नीचे आया, अब ये ऊपर आ गया, तो खाली ये यहाँ पे भी है, और कहाँ पे है, और ये कहीं भी नहीं है। तो दो चीज़ों के मूवमेंट से हमें पता कर लिया कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए, यहाँ हमें अक्षर समूह बताना है, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह यहाँ पे जो दिया हुआ है इसकी जगह क्या आएगा, वो हमें अक्षर समूह यहाँ पे बताना है कि कौन सा लेटर क्लस्टर यहाँ पे आने वाला है, जो ये सीरीज चल रही है, जो ये श्रृंखला चल रही है। तो चलिए, इस श्रृंखला को करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आर है, और यू है, और क्या है, वाई है। उसके बाद यहाँ पे डी आ गया, फिर जी है, और के है, और तीसरे नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है पी, एस और डब्ल्यू। ठीक है, या आर का क्या होता है, 18 होता है, डी का क्या होता है, 4 होता है, और पी का कितना होता है, 16 होता है, ये हमें पता है। ठीक है, आर से देखो डी तक जब गया ये 18, 2 20 और 6 कितने, 8 हो गए, और प्लस 4 आ गए, यानी कि प्लस 12 ये नीचे गया, तो डी आया। इसमें भी चार में भी प्लस 12 करेंगे तो ही 16 आएगा। अब 16 में भी हमें क्या करना है, प्लस 12 करना है, 10 करेंगे तो 26, आगे कितने, 2, यानी कि 2 पे आएगा बी, पहले आएगा यहाँ पे बी। ये वाले दोनों पहले एलिमिनेट हो गए। साथ साथ ऑप्शनों को भी देखना है, ताकि हम जल्द से जल्द, हमें हर चीज निकालने की जरूरत ना पड़े और हम जल्दी ही आंसर तक पहुंच सकें। यानी कि पहला दोनों क्या हो गए, बाहर हो गए गेम से, 2 बचे। ये अब ये देखो, ई यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे भी है। अब कोई इसमें अगर इसको बिना देखे यहाँ पे टाइम वेस्ट करेगा, फिर यहाँ पे जब ई आएगा तो यहाँ देखेगा कि ई दोनों जगह है, तो वो भी टाइम वेस्ट है। इसलिए सबसे पहले सीधा किसको पकड़ेंगे, एंड में, यानी कि एंड में सही निर्णायक कहाँ से पता लगेगा हमें, एंड से। इसका क्या है, 25 है, के का क्या होता है, 11 होता है, और डब्ल्यू का क्या होता है, 23 होता है।
ठीक है। अब 25 से 11 कैसे आया, 25 1 26, यानी कि यहाँ भी +12 चल रहा है और इसको भी +12 करेंगे तो ही ये 23 बनेगा। तो 23 में अब में भी हमें क्या करना आ गया, +12 ही करना पड़ेगा। 23 में 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, खत्म हो जाएगा ये। उसके बाद उसके बाद फिर 9 बचे, तो 9वें नंबर पे क्या होता है, आई होता है, यानी कि एंड में क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो यहाँ पे अब हमारे पास आर्गुमेंट क्वेश्चन है, जिसमें मतलब कि आर्गुमेंट अजम्पशन बेस्ड अजम्पशंस दी हुई है, इम्प्लिसिट हमें निकालना है कि कौन सी इम्प्लिसिट है, कौन सी यहाँ पे इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है, जो इनडायरेक्टली उसको सपोर्ट करे, इनडायरेक्टली बिना प्रूफ एविडेंस के इनडायरेक्टली उस चीज को माने। जैसे किसी ने बोला, किसी एम्प्लॉय ने अपने को वर्कर को बोला, जो है कोई बॉस है मान लो, उसने अपने को वर्कर को बोला कि तुम लेट आ रहे हो, कल से तुम्हें जल्दी आना है। ठीक है, ये तो हो गया डायरेक्ट, इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट। और दूसरा होता है इम्प्लिसिट, होता है कि किसी ने अगर ऐसे बोला कि तुम आजकल क्या कर रहे हो तुम, मतलब कि उसने व्यंग की तरह बोला कि आजकल तुम क्या कर रहे हो, तो इसका मतलब एम्प्लॉय वर्कर ने क्या हुआ, समझ गया वो कि मुझे एक तरह से वार्निंग दे रहा है, इम्प्लिसिट तरीके से कह रहा है, इनडायरेक्टली वे से मुझे बोल रहा है कि मैं आजकल लेट आ रहा हूँ। तो यहाँ हमें एक आर्गुमेंट दिया हुआ है, ठीक है, एक आर्गुमेंट है जिसको तर्क भी कहेंगे हिंदी में। तो आर्गुमेंट है, इस आर्गुमेंट को पढ़ना है और हमें हमें दो अजम्पशंस दिए हैं, दो अनुमान दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, और हमें ये पता करना है कि कौन सा इस आर्गुमेंट को फॉलो कर रहा है, यानी कि इनडायरेक्टली कौन सा इस आर्गुमेंट को फॉलो कर रहा है। तो आर्गुमेंट पढ़ते हैं सबसे पहले। ए टॉप यूनिवर्सिटी हैज रिड्यूस द सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स इन क्लास 12। एक शीर्ष विश्वविद्यालय के कक्षा 12 के गणित के पाठ्यक्रम में कमी की है, यानी कि उन्होंने सिलेबस को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। दो अनुमान, दो अजम्पशंस क्या दिए हमें, सबसे पहले स्टूडेंट्स कैन स्कोर मोर मार्क्स देन बिफोर इन मैथमेटिक्स। छात्र पहले की तुलना में गणित में अधिक अंक ला सकते हैं। देखो सिलेबस कम कर दिया है, लेकिन इससे क्या जरूरी थोड़ी है कि मार्क्स भी जो है ज्यादा आएंगे। सिलेबस तो थोड़े सिलेबस से तो ज्यादा फोकस्ड होके कितना भी मुश्किल पेपर तो बनाया ही जा सकता है। ऐसा तो नहीं है कि अगर सिलेबस कम कर दिया तो इसका मतलब है कि मार्क्स ज्यादा आएंगे। मार्क्स ज्यादा आना स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, क्वालिटी ऑफ टीचिंग पे डिपेंड करता है, और भी बड़ी चीजें हैं यहाँ पे, कंपटीशन पे डिपेंड करता है कि तब जाके मार्क्स आते हैं। सिर्फ सिलेबस कम करने से हम कैसे कह सकते हैं इनडायरेक्टली वे में कि यहाँ पे मार्क्स बढ़ जाएंगे। सिलेबस कम करने से जरूरी नहीं है कि मार्क्स बढ़ सकते हैं। सिलेबस कम करने से और फोकस अप्रोच लेके पेपर को कितना भी टफ भी बनाया जा सकता है, और स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहें तो और फोकस होके पढ़ना पड़ सकता है। तो इसलिए ये चीज बिल्कुल भी यहाँ पे फॉलो इनडायरेक्टली नहीं कर रही है। उसके बाद दिस हैज बीन डन टू रिड्यूस द स्ट्रेस एंड बर्डन ऑफ द स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स। यह छात्रों में गणित के तनाव और बोझ को कम करने के लिए किया गया है। अब टॉप यूनिवर्सिटी के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि ये लाइन क्या शो कर रही है, यूनिवर्सिटी के हिसाब से शो कर रही है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही है कि ये बच्चों के स्ट्रेस और बर्डन कम करने के लिए किया है। तो ये बिल्कुल चीज यहाँ पे इम्प्लिसिट फॉलो हो सकती है बिल्कुल फॉलो करेगी कि यहाँ पे स्ट्रेस और बर्डन को, सिलेबस कम कोई चीज को कम किया है तो जाहिर सी बात है, सिलेबस को अगर कम किया है तो स्ट्रेस और बर्डन को तो कम करने का मेन यहाँ पे मेन जो उनका उद्देश्य होगा इसके लिए वो यही होगा कि स्ट्रेस और बर्डन को कम करना। ये इनडायरेक्टली इस चीज को फॉलो कर रही है, इसलिए सेकंड अजम्पशन, सेकंड अनुमान यहाँ पे इम्प्लिसिट है, ये हम कह सकते हैं सही है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ओनली अजम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट, केवल धारणा दूसरी यहाँ पे क्या है, निहित है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। इतना समय मुझे लगता है काफी है इसको सोचने के लिए अभी तक, कि हिंदुस्तान टाइम्स दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या होता है इस क्वेश्चन का मतलब। चयन करना है हमें ऑड वन का, कौन तीनों में से अलग है। ठीक है, चार चीजें हमें दी हुई है यहाँ पे। तो चार हमें क्या दिए हुए हैं यहाँ पे, प्रकाशन दिए हुए हैं, पब्लिकेशन दिए हुए हैं। अब देखो सबसे पहले हिंदू सबको पता है, नॉर्मल से नॉर्मल सबको पता है, द हिंदू एक न्यूज़पेपर है। ठीक है, ये एक न्यूज़पेपर है। उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स भी एक न्यूज़पेपर है। अब इन दोनों में से इंडियन एक्सप्रेस भी एक न्यूज़पेपर है, लेकिन ये जो इंडिया टुडे है ये एक मैगजीन आती है, ये कोई न्यूज़पेपर नहीं आता। ये क्या आती है, मैगजीन आती है। तो इसलिए यहाँ पे सबसे, यहाँ पे ऑड वन कौन सा है, सबसे अलग कौन सा है, विषम कौन सा है, इंडिया टुडे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो इसका आंसर जो है, अब हम 9th क्वेश्चन तक आ चुके हैं। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि यहाँ क्या लॉजिक फॉलो हुआ है। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा और क्या लॉजिक फॉलो हुआ है, ये भी मुझे दोनों यहाँ पे लिख के बताना। इतनी देर आप इसका आंसर लिख लीजिए, नोट निकाल लीजिए। रिक्त स्थान को भरना है यहाँ पे, क्रम से जो चल रहा है उसको हमने पूर्ण करना है। ये पूरी की पूरी ये जो सीरीज बन रही है इसको क्या करना है यहाँ पे, कंप्लीट करना है। कंप्लीट लॉजिकली क्या फॉलो हो रहा है, तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पांच हमें यहाँ पे दिया हुआ है, पांच हमें यहाँ पे दिए हुए हैं नंबर्स। ठीक है, एक संख्या दी हुई है, 3 डिजिट नंबर्स है ये, तीन तीन अंकों वाले क्या है ये नंबर्स हैं। ठीक है, ये लेफ्ट से राइट तक। उसके बाद फर्स्ट डिजिट को कह रहा है कि ये पहला जो होता है ये फर्स्ट डिजिट होता है, और दूसरा ये दूसरे जगह पर जो है ये 9 सेकंड डिजिट होता है, और 7 ये जो लास्ट नंबर पे है इसको बोलते हैं थर्ड डिजिट। ये भी उसने बता दिया। ऑपरेशन जो भी हो रहा है इस पे, जो भी कोई काम यहाँ पे बोला जाएगा वो कहाँ से स्टार्ट होएगा, लेफ्ट से, लेफ्ट से स्टार्ट होएगा, तभी इसने लेफ्ट दिया हुआ है राइट तक। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अगर सभी नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए, यानी कि इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि छोटे से बड़े क्रम में अगर अरेंज किया जाए, तो पोजीशन बताओ किस किस की सेम रहेगी, मतलब कि अनचेंज रहेगी, यानी कि वो वहीं आएगा जहां वो अभी है। अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ा यहाँ पे कौन सा है, यही है। ठीक है, सबसे बड़ा यही है, तो सबसे एंड में तो यही आएगा। अब तो सबसे एंड में क्या आएगा, यही आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा यही है। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना है, अगर डिसेंडिंग बोलता तो ये सबसे पहले आ जाता, लेकिन ये असेंडिंग ऑर्डर में बोला हुआ, छोटे से बड़े में बोला हुआ है, तो सबसे बड़ा सबसे एंड में आना चाहिए। ये 7 वाला सेकंड नंबर पे आना चाहिए, पीछे यहाँ राइट साइड से। ये इसकी भी सेम नहीं है। उसके बाद यहाँ 4 वाला आना चाहिए, 3 3 वाले आने चाहिए, यानी कि सिर्फ एक ही है जिसका पोजीशन क्या रहेगी, सेम रहेगी, अनचेंज रहेगी, वो है लास्ट 8 8 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, एक ही आया सिर्फ वो जिसकी पोजीशन अनचेंज है। तो ऑप्शन ए 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
स्टडी द वेन डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हाउ मेनी नॉन ग्रेजुएट ऑफिसर्स आर नाइदर एडमिनिस्ट्रेटिव नॉर इंजीनियर। कितने गैर स्नातक अधिकारी ना तो प्रशासक है और ना ही इंजीनियर है। ठीक है, टोटल यहाँ पे है कितने हैं, 1 2 3 4 है। चार में से कह रहा है कि नॉन ग्रेजुएट यानी कि स्नातक भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्नातक भी नहीं होना चाहिए, प्रशासक भी नहीं होना चाहिए और इंजीनियर भी नहीं होना चाहिए। तो तीनों से अब बचा क्या, सिर्फ ऑफिसर ही बचा, यानी कि सिर्फ ऑफिसर पता कर रहा है, हमने पता करना है यहाँ पे कौन से हैं। तो ये देखो, एक ये ऑफिसर सबसे अकेला यहाँ पे और किसी के साथ नहीं है, और एक ये 9 सबसे अकेला और किसी के साथ नहीं है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 76 यानी कि 76, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन डी इज इसका होगा सही जवाब। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने और टाइमर करता हूं मैं स्टार्ट। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है और यहाँ पे 38 लिखा हुआ है, यानी कि जिस तरह से 38 आया यहाँ पे उसी तरह से यहाँ पे क्या आएगा, हमसे ये पूछ रहा है। तो ठीक है, चलिए पता करते हैं। अब यहाँ पे देखो 38 यहाँ कैसे बना होगा। अगर मैं इसको देखूं, एक, खाली आखिरी डिजिट को देखो, एक और ये 5 कितने हो गए, 6 हो गया, और 3 और ये 5 कितने हो गए, 8 हो गया। ठीक है, 6 8 है। अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो ये क्या आता है, 14 आता है, यानी कि 4 आता है, यहाँ पे 8 मतलब कि ये जोड़ के भी नहीं आया। अगर मैं इसको माइनस करता हूँ 6 और 8 को, 16 में से 8 काटे तो 8 आता है। तो हो सकता है कि इन दोनों को अगर मैं जोड़ा जाए और इन दोनों को जोड़ा जाए और आपस में अगर माइनस किया जाए तो ये आंसर यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो 8 आ रहा है। तो 101 और 15 जोड़ेंगे तो क्या आता है, 116। और इसमें से 35 में अगर 43 को जोड़ेंगे तो कितना आता है, अगर हम 35 में 43 को जोड़ेंगे तो 78 आएगा, और इसको अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16 मान लीजिए 38 आएगा। तो बिल्कुल यही यही चीज यहाँ पे फॉलो हो रही है, इन दोनों को प्लस किया जा रहा है जो डायगनली नंबर है, और आपस में क्या किया जा रहा है, इनको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो चलिए इनको भी करते हैं, 184 और 48 इन दोनों को करते हैं प्लस। तो 180 और 40 कितने, 220, 220 और 12 कितने हुए, 232। तो 232 तो ये आ गया। उसके बाद माइनस करना है 35 और 56 को। तो 56 में 56 में हमने क्या करना है, यहाँ पे 35 को जोड़ना है। ठीक है, तो 56, 4 जोड़ेंगे तो 60 हो गया, एक 61 और 30 कितना हो गया, 91 हो गया। कितना हो गया, 91 हो गया। तो दो में एक एक आया, एक तो कहीं है ही नहीं यहाँ पे। तो अगर मैं इसको कम करता हूँ, 90 करता हूँ, अगर मैं इसको 90 करता हूँ तो कितना आता है, 8, यानी कि 8 नहीं 2 ही आएगा, छोटा है ये बड़ा है। तो ये आएगा 142 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ 35 नहीं, यहाँ आना था 34। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे गलती हुई है, इसको कम किया मैंने, यानी कि इसको भी एक कम करना पड़ेगा, या 56 को कम करना पड़ेगा, यहाँ 55 करना पड़ेगा, मतलब इन दोनों में से। तो आप इसको लगा लो कि यहाँ 34 आना था, तो 34 करके ये आंसर आएगा। तो ये हो गया 142 का सही जवाब होगा, 142। तो इस गलती के लिए क्षमा चाहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम आ चुके हैं, और ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए ये एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो पहले सर्कल बनाते हैं। सर्कल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ये बन गया हमारा सर्कल। 6 स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, तो ये 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद सर्कल टेबल में बैठे हैं फेसिंग द सेंटर, सब क्या देख रहे हैं, सेंटर की तरफ। ये हो गए सारे सेंटर की तरफ। और अगर किसी को मुश्किल आती है तो वो ऐसे भी कर सकता है कि यहाँ लेफ्ट लिख दे और यहाँ बना दे वो राइट का साइन। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, पुनीत इज सिटिंग बिटवीन इकबाल एंड अमन। पहले देखनी है फिक्स पोजीशन जो हमें पता चले। ये बिटवीन तो बैठा हुआ है, कहीं भी इसको बिठा सकते हैं, लेकिन इकबाल और अमन को उनकी पोजीशन हमें फिर दोनों जगह रखनी पड़ेंगी। तो पहले हम कोशिश करेंगे जो फिक्स पोजीशन है, जैसे जोया इज सिटिंग एट सेकंड प्लेस टू द राइट ऑफ इकबाल। ठीक है, तो अब मैं इकबाल को रख सकता हूँ, जैसे कि मान लो इकबाल को यहाँ रख दिया। तो जोया इसके सिटिंग कहाँ बैठी है, राइट में बैठी है सेकंड प्लेस पे, यानी कि जोया यहाँ आ गई। ठीक है, जोया यहाँ आ गई। अब इकबाल यहाँ पे है। ठीक है, अब इसने बोला था इकबाल और अमन के बीच में पुनीत है। इकबाल और जोया के बीच में तो पुनीत आ नहीं सकता, इकबाल और अमन के बीच में आएगा, तो अमन यहाँ आ गया और पुनीत यहाँ आ गया। ठीक है, तो ऊपर वाली कंडीशन भी फिट बैठ गई। प्रतीक्षा इज सिटिंग एट द थर्ड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ अमन। अमन के थर्ड प्लेस में प्रतीक्षा कहाँ है, यहाँ पे। उसके बाद अनामिका इज सिटिंग बिटवीन जोया एंड अमन। ये रहा जोया, ये रहा अमन, और इनके बीच में कौन बैठा है, अनामिका। तो ये आ गई अनामिका, यानी कि छहों पोजीशन को हमने यहाँ पे सेट करके बिठा दिया। जो अव्यवस्थित ढंग से हमें जानकारी दी थी उसको हमने क्या कर दिया, व्यवस्थित ढंग से यहाँ पे बिठा दिया। हमसे पूछा गया हु इज सिटिंग बिटवीन पुनीत एंड अनामिका। पुनीत कहाँ पे, ये। अनामिका कौन है, ये। बीच में कौन बैठा है, अमन। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी अमन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो ये फिर से सिलॉक्स का क्वेश्चन है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो यहाँ पे दिया हुआ है कुछ कस्बे शहर हैं, पूरे शहर गांव हैं, सभी गांव राज्य हैं। ये कथन दिया हुआ है। निष्कर्ष पहला हमारा नेगेटिव पूछा हुआ है। कभी भी सारे पॉजिटिव हो तो नेगेटिव नहीं आ सकता है यहाँ पे भी, और क्या हो सकता है, नेगेटिव नहीं आ सकता। दूसरा दिया हुआ है क्या, सम स्टेट्स आर सिटीज, कुछ राज्य शहर हैं। सम का रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं, सम टाउन आर सिटीज। ठीक है, सम सिटीज आर क्या है यहाँ पे, विलेज, और ऑल विलेज आर, ये क्या बन गया, स्टेट्स। तो हमसे क्या पूछा है, सम स्टेट्स आर सिटीज। तो देखिए बिल्कुल है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए यानी कि ऑनली कंक्लूजन टू फॉलोस यहाँ पे करेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये केवल निष्कर्ष 2 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, तो इसका भी आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 पे एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो यहाँ पे हमें रिलेशन फाइंड करना है, जो इन दोनों के आपस में रिलेशन है वही रिलेशन इसका होगा इन 4 ऑप्शन से। रीपर और फार्मर का रिलेशन, यानी कि फसल की कटाई कौन करता है, रीपर क्या बोलेंगे, फसल काटने वाला लावक। उसको कटाई कौन करता है, फार्मर करता है, किसान करता है।
तो एनविल किसकी होती है, लिहाई किसकी होती है, लोहे की होती है। तो लोहे वाला काम यहाँ पे कौन है, यहाँ पे ना कारपेंटर करेगा, ना लेबरर करेगा, ना वॉशमेकर करेगा, ये कौन करेगा, ब्लैक स्मिथ का ही काम है, ये लोहार का ही काम है ये, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 पे, एंड दिस इज द क्वेश्चन बिफोर यू, और ये रहा आपका समय स्टार्ट। चलिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ये हिंदी से, तो ये बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक लेडी है, एक महिला है, जो एक व्यक्ति को अपने पति से परिचय कराते हुए कह रही है कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। तब इसके दादा, ये इसका दादा हो गया, ठीक है, इसके दादा का इकलौता पुत्र, इसके दादा का इकलौता पुत्र कौन होगा, जो लेडी है इसका बाप होगा, ठीक है, नहीं इसका भी पिताजी होगा, यानी कि, और ये कह रही है, ये जो बंदा खड़ा है सामने, इसके भाई के पिता, यानी कि ये आपस में क्या हुए, इसका भी वो पिता है, और जो बोल रही है उसका भी वो पिता है, तो मैंने दोनों का पिता, यानी कि ये दोनों भाई बहन है आपस में। तो यहाँ से तो सीधा आंसर क्या आ गया, ये इसकी बहन लगी। और अगर इंग्लिश में देखा जाए, हिज ब्रदर्स फादर इज ओनली सन ऑफ माई पैटर्नल ग्रैंडफादर, माई लिखा हुआ, माई पैटर्नल, मेरे पैटर्नल ग्रैंडफादर, यानी कि लेडी के, ये लेडी है, ये उसके फादर, और उसके आगे फादर, और ये है कौन है बंदा, हिज ब्रदर्स फादर इज दी, मतलब ब्रदर, इसके ब्रदर का फादर, तो इसके ब्रदर का फादर भी तो इसका ही फादर होगा, जो वो मैन खड़ा हुआ है, जो वो पर्सन खड़ा हुआ है, इसका फादर और इसका फादर भी तो सेम हुआ, क्योंकि इसके भाई का फादर और इसका फादर सेम होंगे, दोनों का फादर सेम है, तो इसका मतलब आपस में ये दोनों क्या होंगे, सिबलिंग्स होंगे, यानी कि ब्रदर सिस्टर होंगे, यानी कि ये इसकी क्या लगी, सिस्टर लगी, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए, अब हमारे सामने फ्लोर बेस्ड पजल है ये, इसको भी सॉल्व करते हैं। 7 पीपल हैं, बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर लिविंग इन ए बिल्डिंग हैविंग 7 फ्लोर्स, चार उसमें क्या है, फ्लोर, 7 फ्लोर्स हैं उसमें। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बॉट सबसे नीचे यहाँ पे नंबर 1 है और सबसे ऊपर नंबर 7 है। तो चलिए बना लेते हैं, ये रहा नंबर 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ये हमने 7 फ्लोर बना लिए यहाँ पे। उसके बाद क्या लिखा है, डी लिव्स जस्ट अबव जी, डी के बारे में क्या लिखा हुआ है, जस्ट अबव जी है। हु लिव्स ऑन ए प्राइम नंबर फ्लोर, प्राइम नंबर फ्लोर कौन कौन सा होगा, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है और 7 है। अब कौन रह रहा है प्राइम नंबर फ्लोर पे, जी रह रहा है। यहाँ तो जी आ नहीं सकता क्योंकि उसके ऊपर डी आना चाहिए, तो यहाँ अब जी कहाँ आएगा, या तो 5वें नंबर पर आएगा, या तो तीसरे नंबर पर आएगा, या तो कहाँ आएगा, ये दूसरे नंबर पर आएगा, और इसके ऊपर हम रख देते हैं डी को, ये आ गया डी यहाँ पे। उसके बाद देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन ई एंड बी,
ई और बी के बीच में 2 फ्लोर हैं, बी लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, ठीक है। ई और बी के बीच में 2 फ्लोर है और बी के बारे में कह रहा है कि बी रह रहा है इवन नंबर फ्लोर पे। उसके बाद इनसे रिलेटेड और कुछ यहाँ दिया हुआ है, जैसे ये देखो एच लिव्स जस्ट बिलो एफ, एच यहाँ पे जस्ट बिलो एफ है। उसके बाद एन इज नॉट एडजेसेंट टू बी एंड ई, और बी और ई के एडजेसेंट नहीं है, कौन, एच, बी और ई के एडजेसेंट नहीं है ये। उसके बाद ई इज नॉट लिविंग ऑन टॉप फ्लोर, ई के बारे में कह दिया उसने कि ई यहाँ पे टॉप फ्लोर पे नहीं है, यानी कि ई ऊपर नहीं आ सकता, ई ऊपर कहीं भी नहीं आ सकता। तो ई कहाँ आएगा, अगर मैं ई को 4 पे रखूंगा तो बी कहाँ आएगा, किसी भी इवन पे बी नहीं आ सकता, ठीक है। तो चलिए पहले बी को देखते हैं। यहाँ पे बी में अगर मैं बी को यहाँ रखूंगा तो 2 नीचे ई आ सकता है, लेकिन 2 ऊपर ई नहीं आ सकता, यानी कि नीचे ई आ सकता है। तो ये देखिए यहाँ पे बी और ई को रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 6वें नंबर पे अगर रखेंगे 2 ई, यहाँ पे नहीं आ सकता, 6वें पे तो बी आ नहीं सकता। दूसरे पे अगर हम बी को रखेंगे तो 2 और 5वें नंबर पे ई आ सकता है, 2 फ्लोर का गैप होना चाहिए। और यहाँ पे अगर 6वें नंबर पे बी को रखेंगे तो 2 ई यहाँ पे तीसरे नंबर पे नहीं आ सकता। 6वें चौथे पे रखेंगे तो सबसे ऊपर तो उसने बोला आएगा नहीं, नीचे आ सकता है, तो यहाँ पे भी नीचे ही एक पोजीशन बनी, तो बी और ई को भी रख लिया। और उसने एच को बोला था कि बी और ई के साथ नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो एच ऊपर आएगा तो एफ कैसे आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बी के साथ उसने बोला है यहाँ पे अगर एच आएगा तो यहीं आ सकता है, क्योंकि उसके नीचे एफ आना भी जरूरी है। तो इसका मतलब ये पहला केस हमारा, ये दूसरा केस, ये तीसरा केस, पहला केस हमारा फेल हो गया। दूसरे में देखो एच कहाँ आएगा, दूसरे में भी देखो एच ऊपर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, और एफ यहाँ आ गया नीचे, ठीक है। तो एच ऊपर आ गया, एच ऊपर आ गया, और यहाँ लिखने लिखा एच लिव्स जस्ट बिलो एफ, ये उल्टा कर दिया मैंने, इसको सही करते हैं। एच लिव्स जस्ट बिलो एफ है, एफ ऊपर है एच नीचे है, ये रहा एफ ऊपर और एच नीचे। और बी और ई के साथ फिर भी वही सेम चीज है, देखो एफ उसने एच लीव्स जस्ट बिलो एफ एंड इज नॉट एडजेसेंट टू बी एंड ई, दोनों के साथ नहीं आएगा वो, ठीक है। नहीं तो बी और यहाँ कहीं पे भी एच नहीं आ सकता, तो पहला केस हमारा फेल हो गया। दूसरा एफ और एच यहाँ आ सकता है, ये एफ यहाँ एच यहाँ, देखो एच यहाँ आ सकता है, नहीं आ सकता, यहाँ पे कैसे आएगा, एफ नीचे ई है तो यहाँ पे भी एफ नहीं आ सकता, इसका मतलब दूसरा केस भी हमारा फेल हो गया। यहाँ पे एफ और एच यहाँ तो रख नहीं सकते, सबसे ऊपर ही रखेंगे, एफ यहाँ एच यहाँ, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। बी के पास नहीं है ना ई के पास है, एक बच गया, आप सी वो यहाँ आ गया, तो ऑप्शन यानी कि केस 3 हमारा सही है यहाँ पे। तो इसका सही क्या बनेगा, एफ एच सी बी डी जी और ई। यानी कि अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन एच एंड बी, एच और बी में, ये रहा एच ये रहा बी, सिर्फ एक ही फ्लोर है बीच में, यानी कि ऑप्शन सी 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, इन एक निश्चित कूट भाषा में, टेल का कोड दिया हुआ है 7234, टोक को बोलेंगे 9172, काइट को बोलेंगे 1283 कोड दिया हुआ है, स्यान का कोड 3064 है, और हमसे पूछा है सन का कोड। अब यहाँ पे देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे देखो टेल टोक काइट, यानी कि ई भी रिपीट हो रहा है, टी भी रिपीट हो रहा है, ठीक है, मतलब लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, स्यान में ए रिपीट हो रहा है, ई यहाँ पे रिपीट हो रहा है, और नंबर्स में देखो जो उनके कोड दिए हैं 7234, यहाँ पे भी 72, यहाँ पे 32 भी है, उसके बाद 34 भी है। इसका मतलब एक निश्चित यहाँ पे क्या किया हुआ है, स्पेसिफिक यहाँ पे
हर एक लेटर को एक नंबर दिया हुआ है, तो हमें वो पता करना है कौन से लेटर को क्या नंबर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टी और टी ए ई, ठीक है, ये टी ए ई यहाँ पे भी है, ए ई यहाँ पे भी है, मतलब कि यहाँ पे दो नंबर 3 और 4 कॉमन है, 3 और 4 कॉमन है, यानी कि ई और ए का कोड क्या होगा 3 और 4। ठीक है, अब ए यहाँ पे है नहीं है, इसका मतलब 3 किसका है, 3 किसका कोड है, ई का है, और ए किसका है 4 का है। तो ये हमें पता लग गया। उसके बाद 3 4 पता लग गए। अब बचा क्या हमारा टी और एल। ठीक है, टी और एल। अब यहाँ पे देखो टी और एल में क्या है, यहाँ पे टी और एल में कोड क्या है 7 और 2। अब यहाँ पे भी देखो टी और एल यहाँ पे भी है, 7 और 2 यहाँ पे भी है। ठीक है, और कोई टी यहाँ पे नहीं है, एल नहीं है, यहाँ पे एल नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे 7 है नहीं, लेकिन 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, टी का कोड क्या होगा 2 होगा, टी का कोड 2 होगा, और 7 किसका कोड है, 7 कोड है यहाँ पे एल का। तो ये भी पता लग गया हमें, ई और ए का भी पता लग गया, टी और एल का भी पता लग गया, यानी कि टी ए एल ई सबका पता लग गया। ओ का कोड क्या होगा, ओ यहाँ पे और कहीं नहीं है। ठीक है, ओ यहाँ पे, ओ यहाँ पे कहीं भी नहीं है, तो ओ का कोड क्या होगा यहाँ पे 9 होगा, क्योंकि ये 9 ही आ रहा है ना यहाँ पे, और कहीं है ही नहीं, तो ओ का कोड 9, यानी कि ए कोड पता लग गया हमें 9। उसके बाद एस का कोड ढूंढना है, एस कहाँ पे है, ई ए का हमें कोड पता है। ठीक है, ई ए का 3 4, इसको बाहर कर दो। उसके बाद 3 और 0, यानी कि एस और एन, एस और एन का कोड क्या होगा यहाँ पे 3, या तो 0 होगा या तो 6 होगा, एस और एन का या तो 0 होगा या तो 6 होगा। तो हमें भी तो इन दोनों का तीनों का ही कंबाइन पूछा हुआ है, यानी कि 906609 से ही रिलेटेड आंसर, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमें यहाँ पे स्पेसिफिक निकालने की जरूरत नहीं है कि एस का कौन सा एन का कौन सा है, क्योंकि ये दोनों ही आगे क्वेश्चन में एस और एन और ओ का हमें पता है। तो 906 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए एक और क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आर्गुमेंट का आया है। तो यहाँ पे आर्गुमेंट हमें पूछा गया स्ट्रॉन्ग बताइए, सिर्फ स्ट्रॉन्ग है, वीक यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, कुछ पूछा है स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट पूछा है, कौन सा है कौन सा नहीं। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट कैसे पता लगता है, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट वो होते हैं जो लॉजिकली अगर बात की हो और प्रैक्टिकली बात की हो, रियलिस्टिक बात की हो, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रश्न क्या है, आर जॉइंट फैमिलीज बेटर देन न्यूक्लियर फैमिलीज, क्या संयुक्त परिवार एकल परिवारों से बेहतर है। यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन कि जॉइंट फैमिलीज क्या बेटर है न्यूक्लियर फैमिलीज से। ठीक है, तो जॉइंट फैमिलीज को क्या होती हैं, जॉइंट फैमिलीज जहाँ पे सभी रिश्तेदार जो भी जैसे ताए चाचे जितने भी हैं सब, या फिर आजकल तो वो भी नहीं हो गया है, आजकल तो अपने माँ बाप के पास साथ रहना भी लोग सोचते हैं जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। लेकिन जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट बहुत पहले से ही था, जब गाँव से ही एक परिवार की तरह हम रहते थे तब से ये सिस्टम चला आ रहा है। लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिली बन गया, सबको अपनी इंडिविजुअल लाइफ चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, फ्रीडम चाहिए, इस हिसाब से सब अब न्यूक्लियर पसंद कर रहे हैं। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, क्या जॉइंट फैमिलीज अच्छी होती हैं न्यूक्लियर फैमिली से। पहला आर्गूमेंट यहाँ पे दिया गया हुआ है हाँ अच्छी होती है, मतलब क्यों, क्योंकि जॉइंट फैमिलीज में सिक्योरिटी होती है और बर्डन ऑफ वर्क को भी शेयर किया जाता है, हर काम को वहाँ पे सिक्योरिटी भी होती है। आजकल देखो खाली घरों में चोरियां हो रही हैं, कुछ हो रहा है, बहुत बहुत कुछ चीजें हो रही हैं, है ना। पता ही नहीं होता दूसरे कमरे में कौन चोरी करके चले जाता है। पहले जॉइंट फैमिली में किसी की हिम्मत नहीं होती थी किसी के घर घुसने की, इतने घर में लोग होते थे, इतना बड़ा घर होता था, इतने चाहे बड़ा हो छोटा हो फिर भी इतने लोग होते थे, सब रहते थे। बर्डन ऑफ वर्क भी शेयर, शादियों का ही लगा लो, शादियों में जॉइंट फैमिली में सब इकट्ठे होकर अपना काम शेयर करते हैं, कितना जबरदस्त तरीके से सिस्टम होता है। शहरों में क्या होता है, केटरिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं,
लेकिन कभी कभी उसका डिसएडवांटेज भी है, कोई सर्विस अच्छी नहीं हो, ये हो वो हो, तो वहाँ पे फिर बेइज्जती भी करनी हो जाती है। तो यही वो चीज़ कह रहा है कि पहला आर्गूमेंट कह रहा है कि जॉइंट फैमिली में सिक्योरिटी होती है और बर्डन ऑफ वर्क भी, जो काम होता है उसको भी शेयर किया जाता है। संयुक्त परिवार सुरक्षा निश्चित करते हैं और काम का बोझ साझा किया जाता है। तो बिल्कुल सही आर्गूमेंट है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है ये। दूसरा यहाँ पे क्या कह रहा है, नहीं, ये कह रहा है दूसरा आर्गूमेंट बोल रहा है नहीं, क्यों, न्यूक्लियर फैमिलीज में फ्रीडम होता है और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। अब न्यूक्लियर फैमिली में कह रहा है कि फ्रीडम होता है और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। तो कुछ जॉइंट फैमिली के डिसएडवांटेज भी होते हैं, कई कई बार ये भी देखने में आया है कि छोटी मोटी डिस्टर्बेंस भी होती हैं, होती है ना, थोड़ी थोड़ी डिस्टर्बेंस भी होती हैं, कभी मनों का नहीं मिलना, तो छोटे मोटे मनमुटाव भी होते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं घरों में। लेकिन तो एक्चुअली में देखा जाए प्रैक्टिकली तो ये भी बात सही है कि न्यूक्लियर फैमिली में फ्रीडम होता है, डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं होती। यानी कि ये दोनों आर्गूमेंट ही सही है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बोथ आर्गूमेंट 1 एंड 2, तर्क एक और दोनों ही प्रबल हैं, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए यहाँ पे ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे 6 फ्रेंड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 फ्रेंड्स हैं यहाँ पे। सबकी हाइट क्या है, यहाँ पे किसी की भी सेम नहीं है। वी इज टॉलर देन ओनली 3 अदर फ्रेंड्स, वी बड़ा है किससे, 3 अलग से, यानी कि वी यहाँ आ गया, ये 3 से बड़ा है। उसके बाद बड़ा यानी कि लंबा है, ठीक है, इसकी लंबाई ज्यादा है। जेड इज ओनली टॉलर देन एक्स, जेड यहाँ पे क्या बोला गया है, सिर्फ एक्स से बड़ा है, यानी कि जेड जो है सिर्फ एक्स से ही बड़ा, बाकी सबसे छोटे हैं। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है, फाइंड आउट हु इज द थर्ड शॉर्टेस्ट। अच्छा, थर्ड शॉर्टेस्ट पूछा हमसे, यहाँ पे पूछा है। उसके बाद डब्ल्यू इज शॉर्टर देन यू ओनली, डब्ल्यू को यहाँ पे क्या है बोला गया है, वो सिर्फ छोटा है यू से, ठीक है, बाकी सबसे डब्ल्यू इसका मतलब बड़ा है और यू से सिर्फ छोटा है। अब जो बच गया यहाँ पे, कौन सा बच गया, यू डब्ल्यू एक्स, यू डब्ल्यू एक्स वाई बच गया यहाँ पे, वाई आएगा यहाँ पे। तो थर्ड शॉर्टेस्ट हमसे पूछा था, तो वो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये रहा इसका सही जवाब। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 पे एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए यहाँ फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है हमारे सामने, और ये फैमिली ट्री यहाँ पे बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व होगा। तो चलिए फैमिली ट्री बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, मालती इज द डॉटर ऑफ द फादर इन लॉ ऑफ विवेक वाइफ। तो विवेक की वाइफ बनाते हैं पहले, ये रहा विवेक, ये प्लस ये इसकी वाइफ, और मालती क्या है, डॉटर है किसकी, डॉटर ऑफ द फादर इन लॉ ऑफ विवेक वाइफ, ठीक है, फादर इन लॉ, विवेक का फादर इन लॉ। तो पहले हम किसको पुट करेंगे, पहले हम पुट करते हैं जो विवेक से रिलेटेड, विवेक इज दी ओनली सन ऑफ दयाल, ठीक है, तो विवेक ओनली सन है दयाल का, यानी कि दयाल आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दयाल से रिलेटेड लिखा हुआ है कि नीतू हु इज दी वाइफ ऑफ दयाल, तो नीतू वाइफ है दयाल की, नीतू आ गया यहाँ पे,
ये आ गया माइनस वाइफ है, ये आ गया जेंडर प्लस। उसके बाद अर्पित इज द ग्रैंड सन ऑफ नीतू। अर्पित यहाँ पे बोला गया ग्रैंड सन है, तो अभी के लिए हम दे देते हैं अर्पित को, चलो इसी को दे देते हैं, विवेक के ही सन बना देते हैं उसको। अर्पित क्या है, ग्रैंड सन है किसका, दयाल का। उसके बाद क्या है यहाँ पे, सुष्मिता इज द सिस्टर ऑफ मालती। सुष्मिता सिस्टर है मालती की। मालती है कहाँ पे, मालती इज द डॉटर ऑफ, मालती किसकी डॉटर है, डॉटर है फादर इन लॉ ऑफ विवेक वाइफ। विवेक की फादर इन लॉ कौन है, दयाल है, यानी कि इनकी डॉटर, यानी कि मालती बहन है विवेक की। मालती क्या है, बहन है विवेक की। और सुष्मिता सिस्टर है मालती की, तो सुष्मिता भी यहाँ आ गई, सुष्मिता भी आ गई यहाँ पे, इसको भी सिस्टर बोला इसने, सुष्मिता इज सिस्टर ऑफ मालती, तो सुष्मिता भी यहाँ आ गई। तो ये बन गया हमारा सिस्टम। हाउ इज विवेक वाइफ रिलेटेड टू अर्पित, विवेक की वाइफ, ठीक है, विवेक की वाइफ रिलेटेड टू अर्पित, उसकी मदर है और क्या है, ठीक है। ऑप्शन सी माँ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 पे। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें नंबर सीरीज दी गई है, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है यहाँ पे, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क को ये प्लेस करने के लिए क्या रहा है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे कहाँ है, क्वेश्चन मार्क मतलब एंड में आएगा क्या क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क है ही नहीं यहाँ पे। तो मैं एक बार क्वेश्चन चेक करता हूँ, 2 मिनट। एक्चुअली में ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है, तो इसके लिए भी माफ़ी चाहेंगे। एक बार फिर से टाइम शुरू करते हैं। तो और ये अब आप यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है, इस जगह पे ये क्वेश्चन मार्क है, 230.04 के बाद क्या आएगा ये हमें पता करना है। तो माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे इसके लिए। तो चलिए एक बार दोबारा से शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 132 से 318 तक जा रहा है ये, यानी कि यहाँ से गुना हो रहा है, बढ़ रहा है, ये कम नहीं हो रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी चीज़ छोटे से एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो इसका मतलब क्या होता है, वहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रही होती है, वहाँ पे प्लस से तो कितना ही बढ़ेगा, प्लस से तो कितना ही बढ़ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा जब बढ़ रहा है, देखो 4 से 9 पे, 9 से सीधा 23 पे, 23 से फिर हमें बताना है, फिर उसके बाद 132 से एक 318 में, तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रही है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है। अभी देखो लास्ट का डिजिट देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। 4 को या तो 4 के साथ करेंगे तो 6 आएगा, 4 4 जा 16, या तो फिर 9 के साथ करेंगे, 4 9 जा 36, 6 आएगा। अब इसी को भी देखते हैं, 4 को एंड में क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, तो 4 4 जा क्या आएगा 16, 1 आया ऊपर। और 4 को किससे करेंगे, 9 आ जाएगा। 4 को 2 से करेंगे, 4 2 जा 8 और एक 9, यानी कि 2.4 से अगर हम करेंगे तो 9.6 आ जाएगा, ठीक है।
और अगर हम 4 को 2.9 से करेंगे, देखो वो ज़्यादा आएगा नंबर 9.6 से, 3.9 से तो और बड़ा आएगा, यानी कि 2.4 से हो रहा है ये, यानी कि यहाँ से 4 से 2.4 से हो रहा है। तो 9.6 से भी अगर हम करेंगे, ठीक है, 2.4 को, जैसे 6 4 का क्या हो गया 24, यानी कि 4 ही आया एंड पे। तो ये भी सही है, इसका मतलब 96 है ये, तो इसका मतलब ये भी 23 तक जाएगा ये, ठीक है नहीं, 96 को अगर हम 24 से करेंगे, देखो तो ये 23.04 ही आएगा। इसका मतलब क्या है, ये 2.44 इससे गुना होते जा रहा है, तो 23.04 को हमने करना है 2.4 के साथ, ठीक है। अगर मैं जीरो सब दोनों हटा दूं, ठीक है, ये इसको अप्रॉक्सीमेटली अगर 23 मान लूं, इसका जीरो हटा दिया, इसको भी अगर 24 मान लूं, तो 24 का स्क्वायर हमें पता है 576 होता है, तो ये 23 इससे कम ही आएगा 576 से, यानी कि 582 है, ये 609 है। अगर मैं इसको 518, इसको 552 मानूं, तो सबसे पास वाला यहाँ पे कौन सा है इसके, लेकिन हमें इससे ऊपर नहीं जाना है, ये भी चीज देखनी है। पास का मतलब ये नहीं है कि 82 पास है तो पास वाला, इससे नीचे होना चाहिए, ठीक है, इससे नीचे होना चाहिए। ये देखो ऊपर चला गया, ये भी ऊपर चला गया, ये बहुत नीचे है, 518 से ज्यादा पास यहाँ पे नीचे कौन सा है, 552 वाला है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 55.296। अगर टाइम बहुत कम बचा है तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल सही आंसर आएगा इस तरह से सॉल्व करके। अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तो आपको कभी भी सॉल्व नहीं करोगे, इसको ऐसे ही सॉल्व करोगे आप। तो ये इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अप्रोच अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। ये यहाँ पे डिवाइड है, इसको यहाँ पे डिवाइड है। एक बार थोड़ी सी चीजें इसकी ठीक कर देते हैं। ये यहाँ पे भी डिवाइड दिया हुआ है, ये यहाँ पे भी डिवाइड है। चलिए अब टाइम स्टार्ट करते हैं, ये रहा समय आपका स्टार्ट। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन सी चीजें ये कह रहा है, दो नंबर्स को इंटरचेंज करेंगे और दो यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन हम चेंज करेंगे ताकि हमारा आंसर 500 निकल के आए। इस तरह से अगर सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल 500 नहीं आएगा, लेकिन हम क्या है इसमें चेंजेस करेंगे नंबर्स में और मैथमेटिकल ऑपरेशन में, डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस प्लस में, क्या इन दोनों में इंटरचेंज करेंगे कि ये आंसर सही आए, ठीक है। तो इसके बाद देखिए जब भी यहाँ पे देखिए नंबर यहाँ पे 500 है और यहाँ 729 है, मतलब ये नंबर घटना चाहिए। अगर ये नंबर घटना चाहिए तो इसके आगे मल्टीप्लाई नहीं, इसके आगे डिवाइड होना चाहिए। तो हम सबसे पहले पहले वाला चेक करेंगे। देखिए डिवाइड वाला जब भी आएगा सबसे पहले ऑप्शनों में डिवाइड वाले को ही चेक कीजिएगा, कभी भी प्लस माइनस इसको चेक नहीं कीजिएगा। सबसे पहले डिवाइड वाले को चेक कीजिएगा, अगर यहाँ पे बड़ा नंबर होगा और यहाँ पे छोटा नंबर दिया होगा, ठीक है। तो चलिए 14, ठीक है, प्लस 7, उसके बाद डिवाइड और मल्टीप्लाई को चेंज करें, यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई, उसके बाद 729, और यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइड आएगा, उसके बाद यहाँ आएगा 9 और
-81। तो अब यहाँ पे देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 81 आएगा। और इसको करेंगे 14 प्लस 567, और ये एंड में क्या बनेगा, ये दोनों माइनस करेंगे तो 67 ही बनेगा। तो 567 में से 67 माइनस करेंगे तो हमारे पास 500 आएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमेशा पहले डिवाइड वाले को चेक कीजिएगा जब भी बीच में नंबर बड़ा और बाहर छोटा हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए हमारे पास फिर से सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे A B C D E F G एंड H आर सीटिंग अराउंड स्क्वायर टेबल। एक स्क्वायर टेबल है हमारे पास, तो पहले एक स्क्वायर टेबल बना लेते हैं। ये रहा एक स्क्वायर टेबल हो गया फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल, सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं। सम ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर्स, कुछ यहाँ पे कहाँ बैठे हैं, कॉर्नर में बैठे हैं। तो टोटल है कितनी है ये, दो दो चार दो छः 8 बंदे हैं, तो कॉर्नर में बैठे हैं 4। उसके बाद वाइल सम आर सिटिंग एट एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द साइड, और कुछ बैठे हैं एग्जैक्ट सेंटर पे। ठीक है, एच इज सिटिंग एट एनी वन ऑफ द साइड्स एंड इज एग्जैक्टली अपोजिट टू सी, किसी भी साइड में बैठा है। ठीक है, तो एक चलो कॉर्नर पे भी हो सकता है और सेंटर में भी हो सकता है, तो एक और यहाँ पे बना लेते हैं। एक और बना लेते हैं यहाँ पे, और एच को कहाँ रखेंगे, किस ये एक बार रख दिया यहाँ सेंटर में, और एक बार रख दिया हमने यहाँ पे कॉर्नर पे। उसके बाद अपोजिट किसके बैठा है, सी के, यानी कि यहाँ एंड में आ जाएगा सी, और यहाँ पे भी एंड में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। उसके बाद जी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एच, सेकंड टू द राइट ऑफ एच, तो यानी कि जी आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे सेकंड टू द राइट में जी कहाँ आएगा, यहाँ पे इस साइड आएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जी यहाँ आ गया। एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, और जी यहाँ पे क्या है, सेकंड है टू द लेफ्ट ऑफ सी। तो ये देखो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी है, इसके हिसाब से भी देखा जाए तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी है। इज एग्जैक्टली अपोजिट टू जी, ई एग्जैक्टली अपोजिट टू जी है, यानी कि ई आ गया यहाँ पे, इधर के हिसाब से ई आ गया यहाँ पे। बी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एच, बी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एच, तो बी कहाँ आएगा, 1 2 3, यहाँ के हिसाब से थर्ड राइट ऑफ एच यहाँ आएगा, और यहाँ के हिसाब से 1 2 3, ये आ गया बी यहाँ पे। एंड इज एग्जैक्टली अपोजिट टू ए, और किसके सामने है वो, ए के सामने, यानी कि ए आ गया यहाँ पे। बोथ जी एंड एच आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी, दोनों जी और एच इमीडिएट नेबर है डी के, यानी कि डी इनके बीच में आ गया और डी इनके बीच में आ गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका मतलब ये दोनों ही सही बनी है, ये दोनों ही क्या बनी है, सही बनी है। देखते हैं हम क्वेश्चन में क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू एफ, एफ के हिसाब से कौन सी चीज यहाँ पे गलत है। पहला पूछ रहा है एफ इज एग्जैक्टली अपोजिट टू डी, तो एफ एग्जैक्टली अपोजिट टू डी, ये एक ही हमारा जगह बची थी, तो यहाँ पे एफ आएगा और यहाँ पे भी एफ आ गया, तो एफ एग्जैक्टली डी है, इसका मतलब ये ट्रू है, इसका मतलब ये चीज सही है, ये आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद बी इज सिटिंग टू एफ सेकंड लेफ्ट, एफ के सेकंड लेफ्ट में बी कह रहा है, तो बिल्कुल है यहाँ पे भी देखिए बी दोनों में सेम चल रहा है, यहाँ पे भी बी सेकंड लेफ्ट में, यहाँ पे बी सेकंड लेफ्ट में, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि वो पूछ रहा है गलत वाला बताओ। ई एंड सी आर एफ इमीडिएट नेबर, तो यहाँ पे देखिए सी, ई एंड सी दोनों इमीडिएट नेबर है एफ के, और यहाँ पे भी सी और ई दोनों इमीडिएट नेबर है, ये दोनों इमीडिएट नेबर है एफ के, तो ये भी बिल्कुल, इसका मतलब आंसर क्या होगा, लास्ट ऑप्शन ये गलत लिखा हुआ है कि एच एफ के बाई से तीसरी स्थान पर बैठा है, यानी कि एच इज सिटिंग टू एफ थर्ड लेफ्ट, एफ के अगर थर्ड लेफ्ट में जाएंगे तो जी बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, एच बैठा हुआ है, इसका मतलब ये नॉट ट्रू है, ये सही आंसर होगा इसका, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 पे आ चुके हैं हम, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
25वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं। वेस्ट का कोड दिया हुआ है 60, ब्रांडेड का कोड दिया है 84 और सीलिंग फैंस का हमसे पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखो वे पूरे के पूरे वेस्ट का सिर्फ एक नंबर दिया हुआ है, ब्रांडेड का भी एक में, यानी कि इन दोनों के सारे नंबर्स को ऐड उड करके ही कुछ नंबर बनाया हुआ है। अब यहाँ पे देखो ये 60 है, ये 84 है। सबसे पहले इजी से स्टार्ट करते हैं। इजी क्या होता है कि सबके नंबर लिखें, उनको ऐड करेंगे, क्या वो आता है कि नहीं, है ना। एक जो चीज़ वो होती है, यानी कि अगर उसे अगर हम देखें, उससे हम ऐसे इस तरह से देख सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है कि हम या तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, ये 5 है टोटल, यहाँ पे 5 है, ये कितने हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, ठीक है। तो 5 से 60 कैसे बनेगा, इंटू 12 करेंगे तो 60 बनेगा। 7 से 84 कैसे बनेगा, ये भी इंटू 12 करेंगे, यानी कि यहाँ पे भी 12 हो रहा है, तो यहाँ पे भी 12 हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, नंबर ऑफ लेटर्स जितने हैं उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 के साथ, उसको क्या कर रहे हैं ये मल्टीप्लाई, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 के साथ। तो यहाँ पे भी सीलिंग फैंस को भी इस तरह कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 को अगर 12 के साथ करेंगे तो बताइए 2 3 और 1, 132 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका होगा सही जवाब। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, हमें इस आकृति दी हुई है, इस आकृति को पूरा करना है। इसके फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें बताना है क्या आएगा, तो ठीक है। तो ये दोनों देखिए, पहला और तीसरा क्वाड्रेंट में जैसे है वैसे ही फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ में होगा, यानी कि यहाँ से भी ये इस तरह से जाएगा, यहाँ से भी ये इसी तरह से जाएगा, और ये देखिए सेंटर से, ये देखिए यहाँ से एंड तक जा रही है, तो ये भी यहाँ से सेंटर से एंड तक जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए, क्या ये चीज़ यहाँ पे है, हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही, ये भी नहीं आएगा, ये भी चीज़ नहीं हो रही। यहाँ पे देखिए ये सेंटर से आनी चाहिए, यानी कि यहाँ से आनी चाहिए, जैसे कि ये आ रही है ना। तो इस चीज, ये जो डब्बा है रेक्टेंगल कहाँ बन रहा है, इसकी जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर यहीं से आ गया, ये यहीं से बन गया, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इजी चीज़ों को पहले पकड़ने की कोशिश कीजिए, या जो चीज़ जल्दी पकड़ में आती है उसको पकड़ें, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27 पे एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे नॉइस दिया हुआ है, ये इसका लंबा सा कोड दिया हुआ है, डोरमेंट का भी हमें बताना है क्या कोड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कोई गुना मल्टीप्लाई प्लस तो हो नहीं रहा, इतना बड़ा नंबर नंबर दिया हुआ है, तो हो सकता है जो इनके इंडिविजुअल जो प्लेस होते हैं उन्हीं पे कुछ छेड़छाड़ करके ये नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ पहले तो चीज़ ये समझनी बड़ी जरूरी है। अब एन का हमें पता है कोड क्या होता है, 14 होता है, ठीक है। एन और फिर ओ के उसके बाद ओ आता है। आई का क्या होता है, इंडियन रेलवे, अगर आपको इंडियन रेलवे इस तरह से याद है कि आई का 9 होता है, टोटल 27 बनना चाहिए। तो
आर का कितना होगा 18 होएगा। ठीक है, तो ये हो गया 9। एस का क्या होता है हाई स्कूल। एच का हमें पता है कितना होता है, एच का कोड कितना होता है 8 होता है, एच का 8 होता है, तो एस का कितना होगा 19 होगा, 8 प्लस 19 तभी तो 27 बनेंगे। तो एस का कितना हो गया 19 और ये हो गया 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 पहले लिखा इसने, फिर 9 को लिखा, फिर 14 लिखा, फिर 15 लिखा, फिर एंड में 19 लिखा। इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटे से बड़े में लिख रहा है। तो वही डॉर्मेंट में भी यही वही करना है हमें। डी का हमें पता है क्या होता है 4 होता है, ओ का हमें पता है क्या होता है 15 होता है, उसके बाद आर का 18 होता है, आर का 18 होता है, उसके बाद एम का क्या होता है एन से पहले 13 होता है। ठीक है, 13 पहले आ जाएगा इसके। उसके बाद ए 1 होता है, 1 सबसे पहले आ जाएगा। एन होता है, उसके बाद एन का 14 होता है, यानी कि 13 के बीच में 14 आ गया। फिर एंड में क्या आया, एंड में टी आया, टी का 20 होता है, तो एंड में 20 आना चाहिए। यानी कि 1 4 13 14 इस तरह बनेगा ये, 1 4 13 14, उसके बाद 15, फिर 18 होना चाहिए। तो ये नहीं आएगा, 18 वाला ये है, ये भी नहीं है, ये है 1 4 13 14 15 18 और 20 असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े में ये इस तरह से श्रृंखला में इसने लिखा हुआ है इसको। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। इसमें से भी क्वेश्चन मार्क पहले मैं लगा देता हूँ, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे कहाँ पे है 21 के बाद, ये 2 नहीं है, ये 2 नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो ये आपने बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए यहाँ पे भी देखिए 445 से 2676 बन गया ये, मतलब कि 400 450 से के करीब था ये, और 2676 बन गया, यानी कि यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 445 को अगर मैं 5 के साथ करूँ तो कितना आता है ये 2225 आता है। 2225 एक बार 6 से भी करके देखते हैं। अगर मैं 6 से करूंगा इसको, तो 6 से अगर मैं करूंगा तो कितना आएगा 2670 है ना, 2670 आएगा। तो 2670 मैंने कि प्लस 6 करूंगा, यानी कि इंटू 6 प्लस 6 करूंगा, यानी कि मल्टीप्लाई और एडिशन सेम नंबर से हो रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लाई और एडिशन सेम नंबर से हो रहा है, इंटू 6 प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख लीजिए, ये 6 से हो रहा होगा, ये 5 से, ये 4 से, ये 3 से, ये 2 से, ये 1 से। इसका मतलब 1 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 2, 6 इंटू 3 प्लस 3, और 21 इंटू 3 प्लस 3। तो 21 इंटू 3 प्लस 3 क्या होगा 6 आना चाहिए एंड में, यानी कि 76 इज द राइट आंसर होगा इसका। 21 को अगर 3 से करेंगे तो कितना आएगा 63 प्लस 3, यानी कि 66 इसका सही आंसर होगा। नहीं, 3 से नहीं, इसको 4 से करेंगे। 3 से हमने 6 को कर लिया था, इसको 4 से करेंगे। 66 तो यहाँ है नहीं, इंटू 4 प्लस 4 करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको करेंगे 4 प्लस 4 करेंगे तो कितना आएगा 84 प्लस 4, यानी कि 88। तो 88 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले को इंटू 1 प्लस 1, दूसरे को इंटू 2 प्लस 2, तीसरे को इंटू 3 प्लस 3, और जो फोर्थ होगा उसको 4 इंटू 4 प्लस 4 सेम नंबर से मल्टीप्लाई और एडिशन करेंगे। तो ये रहा इसका सही जवाब, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29 पे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए इस क्वेश्चन को भी करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, सिलेक्ट द ऑप्शन इन द नंबर शेयर द सेम रिलेशनशिप इन सेट एज शेयर्ड बाय द नंबर्स इन द गिवन सेट। नोट की ऑपरेशन जो भी होगा एज ए होल होगा, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 1+2 का 1 इसका ऑपरेशन आपस में करें, डिजिट का ऑपरेशन कोई नहीं है यहाँ पे, यही एग्जाम्पल में दिया गया। ऑपरेशन 13 सच एट एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग या मल्टीप्लाइंग अगर करना है तो 13 पे ही करना है, ठीक है, ब्रेक नहीं करना उसको 1 और 3 में, उसको डिजिट्स में ब्रेक करके कोई ऑपरेशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो एज ए होल ऑपरेशन जो है ये फॉलो हो रहा है। तो हमें देखना है, अब यहाँ पे देखो 12 है, यहाँ पे 74 है, 74 और 12 में अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर मैं फिर से सिंपल चीज़ से देखूं तो यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट को पकड़ा करो पहले। यूनिट डिजिट में देखो यहाँ क्या है, 2 है और यहाँ पे 4 है, और मैं इनको प्लस करूंगा, 4 और 2 कितना होता है 6, 6 को अगर डबल करूंगा 12 तो यानी कि 2 आता है। क्या ये चीज़ हो रही है यहाँ पे? अगर 74 को 12 के साथ प्लस करूंगा तो इसको अगर मैं डबल कर दूंगा, यही हो रही है यहाँ पे। इन फर्स्ट प्लस थर्ड नंबर को ऐड किया जा रहा है और सेकंड नंबर के साथ उसका क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो 2 के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो हमें यहाँ पे सेकंड नंबर मिल रहा है, ठीक है। यही ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट और थर्ड नंबर के साथ फर्स्ट और थर्ड नंबर को प्लस किया जा रहा है और सेकंड नंबर को सेकंड नंबर कैसे मिल रहा है हमें, इसको गुना करके डबल करके। तो यहाँ पे भी लेकिन ऐसे सिर्फ एक से नहीं हम पता लगा सकते, दूसरे को भी देखना है। 8 और 6 कितना हुआ 14, 5 और 3 8, तो 84 को भी अगर हम डबल करेंगे 168 आता है, तो बिल्कुल सही है। 4 और 6 10, 10 का 10 ये तो हो ही नहीं सकता। 8 और 6 14, 4 4 8 ये हो सकता है आंसर इसका, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं, 28 और 36 को 64, इसको डबल करेंगे तो कितना आता है 128 आता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। तो अब हम आ चुके हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे, इस सेशन के आखिरी क्वेश्चन, रीजनिंग एडवांस लेवल के आखिरी क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 30, और ये रहा समय आपका स्टार्ट। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी इन दोनों का जो जो भी नंबर दिए हुए हैं ऑप्शन में आपस में कोई रिलेशन है, लेकिन एक का ऐसा है कि रिलेशन वो नहीं होगा, वो सबसे अलग होगा। जो अलग है वो जो जुदा जुदा है, भिन्न है, उसको हमें चेंज करना है। तो 55 62, ठीक है। पहले क्या करेंगे, पहले 55 62 64 43 83 92, यहाँ पे देखिए 62 और 71 में सेम फर्क है, 9 का ही फर्क है, और यहाँ पे भी 9 का ही फर्क है। तो इन दोनों में 9 का फर्क आ रहा है। यहाँ पे कितने का फर्क है 64 और 43 में, यहाँ तो 21 का फर्क है। उसके बाद 55 और 62 में यहाँ पे 7 का फर्क है। यहाँ पे पहले तो लग रहा था कि 9 का ही एक नहीं होगा 9 का, तो हम वो आंसर निकाल सकते हैं, तो ये वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये देखो एक और चीज़ पता लगी मेरे को, यहाँ पे देखो 21 के फैक्टर होते हैं 3 7, इसका भी होता है 3 × 3, 9 का भी होता है 3, मानी कि प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है, नॉट ए प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर नहीं है 9, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 7 हमारा क्या है, 7 हमारा प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे प्राइम और नॉन प्राइम नंबर से अलग किया हुआ है, ए इसका आंसर होगा, क्योंकि ए प्राइम नंबर है। बाकी सब यहाँ पे जिनके जो डिफरेंस आ रहे हैं वो प्राइम नंबर नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए। तो इस तरह से हमने 30 क्वेश्चंस को आज सॉल्व किया एनटीपीसी की प्रैक्टिस के लिए, जबरदस्त क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर ऐसे ही आप प्रैक्टिस करना चाहते हो जबरदस्त तरीके से, यूनिक अप्रोच से, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो अगर आप आगे भी एनटीपीसी की रीजनिंग सेक्शन में और प्रिपरेशंस के लिए
सेशंस करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में वो भी लिख के बताइएगा, और सेशन कैसा लगा, किस तरह की अप्रोच लगी, वो भी बताइएगा जरूर लिख के। तो मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर। जय हिंद।